नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक विस्टास के महत्वपूर्ण अध्याय जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय की जो लेखिका है वो है तिशानी दोशी। वो हमें अंटार्कटिका की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाती है। इस यात्रा के माध्यम से हम पृथ्वी के इतिहास, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझते हैं। तो इस चैप्टर को हम एकदम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले मैं आपको जो इसके जो राइटर है तिशानी दोशी उनके बारे में कुछ बता देता हूँ। जो तिशानी दोशी है वो एक प्रसिद्ध भारतीय कवयित्री, उपन्यासकार, निबंधकार और नृत्यांगना है। उनका जन्म 9 दिसंबर 1975 को चेन्नई में हुआ। उनके पिता गुजराती और माता वेल्स, ब्रिटेन मूल की है। अब पढ़ते हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। बिफोर यू रीड, if you want to know more about the planet's past, present and future, the Antarctica is the place to go. बोन वॉइस शुभ यात्रा। यदि आप धरती के भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो अंटार्कटिका इसके लिए एक बेहतर जगह है। बोन वॉइस यानी आपकी यात्रा शुभ हो। अब यहाँ जो राइटर लिखती है, अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड, अबोर्ड बोलते हैं सवार होना, ए रशियन रिसर्च वेसल द अकादमिक शोकल्स्की। साल के शुरुआत में मैंने अपने आप को एक रशियन जो जहाज़ है रिसर्च वेसल अकादमिक शोकल्स्की के ऊपर पाया। अब मैं अकादमिक शोकल्स्की के बारे में आपको बता दूं। यह एक रूसी वैज्ञानिक और अनुसंधान जहाज़ है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से अंटार्कटिका और आर्कटिक ध्रुवीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा अभियान चलाने के लिए किया जाता है। इस जहाज़ को बर्फीले क्षेत्रों में चलने के लिए अलग से बनाया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। इसको एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अबोर्ड ए रशियन रिसर्च वेसल द अकादमिक शोकल्स्की। इस साल के शुरुआत में मैंने अपने आप को एक रशियन रिसर्च वेसल अकादमिक शोकल्स्की के ऊपर सवार पाया। हेडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट विंडिएस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। जो दुनिया के सबसे ठंडे, सूखे, तेज हवाओं वाले महाद्वीप अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रहा था। माई जर्नी बिगेन 13.9 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर बोलते हैं भूमध्य रेखा, इन द मद्रास। मेरी यात्रा भूमध्य रेखा से 13.09 अंश उत्तर मद्रास के समीप से आरंभ हुई। एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर, एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स। और इसके लिए मैंने 9 समय क्षेत्र, 6 चेक पॉइंट्स और जो 3 जल क्षेत्र हैं वो पार किए। एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स, और इतने ही मैंने कम से कम जीवमंडल पार किए। क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स हमने, अब इसको अंडरलाइन कीजिए आप, ये आपसे पूछा जाएगा। क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 9 तो टाइम जोन्स पार करें। अब मैं आपको बता दूं कि टाइम जोन्स क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि समय, और इसका अर्थ होता है समय के हिसाब से क्षेत्र। पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसलिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में समय भी अलग अलग होता है। इसी कारण दुनिया को कई टाइम जोन्स में बांटा गया है। जैसे मान लो अगर भारत में अगर रात के 9:30 बजे हैं तो न्यूयॉर्क में लगभग 11:30 बज जाएंगे। अगर भारत में रात होती है तो अमेरिका के कई हिस्सों में दिन होता है। भारत में सुबह के 8 बजे हैं तो ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में दोपहर हो जाती है। भारत में सुबह के 9 बजे हैं तो जापान में लगभग 12:30 बजे होते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि एंड इन्वॉल्व्ड, और इसमें क्या क्या शामिल था। क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, हमने 9 तो समय क्षेत्रों को पार किया, यानी अलग अलग देशों के जो टाइम थे उनको हमने क्रॉस किया। 6 चेक पॉइंट, और जो 6 चेक पॉइंट्स थे वो मैंने पार किए। 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, 3 जो जल क्षेत्र थे वो हमने पार किए। एंड एट लीस्ट एज मेनी इकोस्फेयर्स, और कम से कम इतने ही जीवमंडल पार किए। बाई द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स in combination of a car, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive
वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन वाज रिलीफ। होरिजन का मतलब होता है क्षितिज, क्षितिज का मतलब जहाँ जमीन आसमान मिलते हुए नजर आए। बाई द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, जिस समय तक मैंने अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर कदम रखा, आई हैड बीन ट्रेवलिंग ओवर 100 आवर्स, मैं कम से कम 100 घंटे की यात्रा कर चुकी थी। आपको ये याद रखना है कितने घंटे की, 100 घंटे की। इन कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार एंड एरोप्लेन एंड ए शिप, इस यात्रा के अंदर मैं कार से, हवाई जहाज से और जहाज से यात्रा कर चुकी थी। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिकाज एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होरिजन वाज रिलीफ। रिलीफ का मतलब फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, प्रोफाउंड गहन, बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाना। इसलिए अंटार्कटिका के विस्तृत सफ़ेद भूदृश्य व अविरल नीले क्षितिज को देखकर मुझे पहले तो राहत महसूस हुई, इसके बाद मुझे गहरा आश्चर्य हुआ। अब आश्चर्य किस चीज़ का हुआ? वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इमेंसिटी बोलते हैं विशालता, इसकी विशालता के ऊपर मुझे ताज्जुब हुआ कि ये कितनी विशाल जगह है। इट्स आइसोलेशन, इसके अलगाव पर मुझे आश्चर्य हुआ कि ये दुनिया से बिल्कुल अछूती जगह है, जहाँ इसका दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे ताज्जुब था वो इस बात का था कि कभी कोई ऐसा भी समय था जब भारत और अंटार्कटिका एक ही भूभाग के हिस्से थे, एक ही ज़मीन के हिस्से थे। अब आप क्या कल्पना कर सकते हैं? अब आगे पढ़ते हैं पार्ट ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का भाग। 650 मिलियन ईयर्स अगो ए जायंट विशालकाय, अमालागामाटेड यानी संयुक्त, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना डिड इंडीड एग्जिस्ट अस्तित्व में होना। 650 मिलियन ईयर अगो, 65 करोड़ वर्ष पहले, वर्तमान अंटार्कटिका के चारों तरफ एक विशाल एकीकृत महाद्वीप गोंडवाना वास्तव में विद्यमान था। अब मैं आपको बताऊं कि गोंडवाना क्या है। लगभग 20 करोड़ साल पहले पृथ्वी के दक्षिण भाग में एक विशाल महाद्वीप था जिसे गोंडवाना या गोंडवाना लैंड कहते थे। बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण यह टूटकर अलग अलग महाद्वीपों में बंट गया और इससे जो प्रमुख द्वीप बने वो है इंडिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका। अब आगे पढ़ते हैं। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय चीज़ें थोड़ी अलग थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, इंसानों का वैश्विक परिदृश्य में आगमन नहीं हुआ था, यानी धरती के ऊपर इंसान अभी नहीं आए थे। एंड द क्लाइमेट वाज मच वार्मर, और जो जलवायु थी थोड़ी गर्म थी। होस्टिंग ए ह्यूज वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, कई प्रकार की जो वनस्पतियाँ थी और जो जीव जंतु थे वो फल फूल रहे थे। अब आगे वाले को अंडरलाइन करेंगे, लाल पेन से कर देना, बहुत ज़्यादा मोस्ट है। आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, लगभग 500 मिलियन साल तक जो गोंडवाना है वो फला फूला, थ्राइव्ड यानी फलना फूलना। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट, लेकिन उस समय तक जो डायनासोर्स है वो गायब हो गए थे। एंड द एज ऑफ द मैमल्स गोट अंडरवे, और जो स्तनधारी जीव है उनकी उत्पत्ति होने लगी थी। द लैंड मास वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, और जो भूखंड है उसको अलग अलग देशों में विभाजित होना पड़ा, यानी जब स्तनधारी आ गए तो ये जो दुनिया है ये अलग अलग देशों में बंटने लगी। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और दुनिया का आकार उसी प्रकार का हो गया जैसा कि आज हम इसको जानते हैं। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, अब अंटार्कटिका का भ्रमण करना उस इतिहास का हिस्सा बनना है। टू गेट ए ग्रास्प नज़र डालना, ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और इस चीज़ पे नज़र डालना है कि हम कहाँ से आए हैं और संभवतया हम किस तरफ जा रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कैरिडिलियन फॉल्स एंड द प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन, एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन,
एक्सटिंक्शन का मतलब होता है विलुप्त होना, एवोल्यूशन का मतलब होता है उद्गम। यह समानांतर पर्वतीय श्रृंखलाओं के मोड़ों, प्रारंभिक भौमिक युग में बने ग्रेनाइट के कवच के महत्व को समझना है, साथ ही ओजोन व कार्बन के उद्भव व विलोपन को समझना है। When you think about all that can happen in a million year, it can get pretty mind-boggling. Mind-boggling दिमाग को चकरा देने वाली चीज़। जब आप ये सोचते हैं कि ऐसा 10 लाख वर्षों में हो सकता है तो आपका सिर चकरा जाता है। इमेजिन, कल्पना कीजिए, इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, जेमिंग, जेमिंग कसकर दबाव डालना, अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। जो भारत है, आप कल्पना कीजिए, भारत को उत्तर की ओर धकेला जा रहा है, जिसे एशिया के विरुद्ध कस करके दबाया जा रहा है, जिससे इसकी सतह मुड़ जाती है तथा हिमालय का निर्माण हो जाता है। जैसे आप कल्पना कीजिए, आप किसी कागज़ को दोनों तरफ से दबाएं तो वो बीच में से ऊपर उठ जाएगा। तो इसी प्रकार से जब ज़मीन दबी तो ज़मीन के ऊपर उठने से हिमालय का निर्माण हो गया। अब आगे देखेंगे, साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, और जो दक्षिण अमेरिका है वो बहकर उत्तर अमेरिका की तरफ चला जा रहा है। ओपनिंग अप द ड्रेक पेसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सरकमपोलर करेंट कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिजिड डेसोलेट, डेसोलेट अलग थलग, एंड द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। दक्षिण अमेरिका बहकर उत्तर अमेरिका की तरफ चला जा रहा है, एक ठंडी ध्रुव चक्रीय धारा का निर्माण करने के लिए ड्रेक दर्रे को खोल रहा है, जिससे अंटार्कटिका ठंडा, सुनसान और विश्व के निचले स्तर पर रह जाता है। फॉर ए सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, 2 weeks in a place where 90% of the Earth's total ice volumes are stored is a chilling prospect। अब यहाँ पे तिशानी दोषी कहती है, जो तिशानी दोषी है वो दक्षिण भारतीय है, वो कहती है मेरी जैसी जो सूर्य की उपासना करने वाली जो दक्षिण भारतीय है उसके लिए धरती की ऐसी जगह पर 2 सप्ताह गुजारना जहाँ पर कम से कम दुनिया की 90% बर्फ़ स्टोर है, इकट्ठी है, ऐसा सोचने से ही कंपकपी आ जाती है। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी, ऐसा नहीं कि ऐसा रक्त संचरण में ही होता है, एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, बल्कि ये हमारी जो पाचन क्रिया है इसमें भी आ जाता है। बट आल्सो फॉर द इमेजिनेशन, बल्कि ये हमारी कल्पना में भी आ जाता है। वो कहते हैं ये कंपकपी केवल रक्त संचरण और उपापचय में ही नहीं आती, बल्कि ये कल्पना में भी आ जाती है। इट इज़ लाइक वॉकिंग इनटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल, ये एक तरह से एक जो बड़ी पिंग पोंग बॉल होती है टेनिस की, जैसे लगता है टेनिस की गेंद हो। इट्स लाइक वॉकिंग इनटू ए जाइंट पिंग पोंग बॉल डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, नो ट्रीज, नो बिलबोर्ड्स, बिल्डिंग। ये ऐसे लगता है कि जैसे कि हम कोई एक बहुत बड़ी विशालकाय एक सफ़ेद रंग की गेंद हो जहाँ पर उसमें रह रहे हैं। डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, डिवॉइड का मतलब वंचित, रहित, जहाँ किसी प्रकार के इंसान की कोई निशानी नहीं है। नो ट्रीज़, न तो पेड़ है, बिलबोर्ड्स, न कोई बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं, न बिल्डिंग्स है किसी प्रकार की। यू लॉस ऑल अर्दली सेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव एंड टाइम हेयर, यहाँ आप पृथ्वी के संदर्भ के समस्त विचार और समय तक गंवा देते हैं। यानी आपको यहाँ पता ही नहीं चलता कि क्या समय हुआ है, क्या समय नहीं हुआ है। कारण है कि 24 घंटे धूप रहती है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्या समय हुआ है, क्या नहीं हुआ है। द विजुअल स्केल रेंजेज फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी मिज एंड द माइट्स टू द ब्लू वेल्स एंड द आइसबर्ग एज बिग एज कंट्रीज। द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ द बेल्जियम। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वाज द साइज ऑफ द बेल्जियम। दृश्य पैमाना सूक्ष्मतम से विशालतम होता है, यानी जो यहाँ छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ मिल सकती है। मच्छर और सूक्ष्म जीवाणु से लेकर ब्लू व्हेल जैसे बड़े जानवर मिल जाते हैं। और जो यहाँ हिमखंड है, जो विशाल हिमखंड है,
यहाँ इतने बड़े बड़े हिमखंड हैं कि एक हिमखंड तो इतना बड़ा है कि वो बेल्जियम के देश जितना बड़ा है। अब आप सोचो कि कितना बड़ा हिमखंड है। डे गो एंड गो, डे गो एंड ऑन एंड ऑन इन सरियल 24 hour austral summer light and a ubiquitous silence interrupted only by the occasional avalanche or calving ice sheet consecrate the place। अब यहाँ ये देखेंगे, इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करेंगे इसको। डेज गोन ऑन एंड ऑन इन सरली 24 hours ऑस्ट्रल समर लाइट। जो दिन है वो दक्षिणी गर्मी के प्रकाश में असंगत दृश्य पैदा करता हुआ 24 घंटे तक चलता रहता है। यानी 24 घंटे दिन रहता है, तो क्या वहाँ पे रात होती नहीं है? अंटार्कटिका में पूरे साल 24 घंटे सूरज नहीं निकलता है। यानी यहाँ सितंबर से मार्च के अंत तक कई जगह ऐसी है जहाँ 24 घंटे सूर्य दिखाई देता है, इसे मिडनाइट सन बोलते हैं। और कई क्षेत्रों में 24 घंटे अंधेरा रहता है, इसे पोलर नाइट बोलते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। एंड ए यूबिक्यूटोस साइलेंस, चारों तरफ सर्वव्यापी शांति है। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवलांच और काविंग आइस शीट। अब जो एवलांच है, जब पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़ का जो बहुत बड़ा हिस्सा है अचानक तेज़ी से नीचे खिसकने लगता है, तो उसे एवलांच कहते हैं। अब काविंग आइस शीट क्या है? बड़ी बर्फ़ की चादर या ग्लेशियर टूट करके जब बर्फ़ के टुकड़ों के रूप में समुद्र में गिरते हैं तो उसको बोलते हैं काविंग आइस शीट। वहाँ केवल इनकी ही आवाज़ सुनाई देती है, इसके अलावा कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। बर्फ़ के तूफ़ान की आवाज़, बर्फ़ के चट्टानों के टूट करके पानी में गिरने की आवाज़, इसके अलावा वहाँ कोई आवाज़ नहीं है, न गाड़ी की, न मोटर की, न जानवरों की, कुछ नहीं है। कॉन्सक्रेट्स द प्लेस, यह इस क्षेत्र को पवित्र बना देती है। इट इज़ एन इमर्जन तल्लीनता that will force you to place yourself in the context of the earth's geological history, and for humans the prognosis isn't good। प्रोगोनोसिस पूर्व अनुमान, यह एक ऐसी तल्लीनता है जो आपको भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में रहने के लिए विवश कर देती है। और जहाँ तक मनुष्यों का संबंध है, पूर्व अनुमान इनके बारे में अच्छा नहीं है। आगे पढ़ते हैं। ह्यूमन इम्पैक्ट, मानवीय प्रभाव, कि इंसानों का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या प्रभाव आया है। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड ए पाल्ट्री स्मॉल 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock। जो मानव सभ्यता है वो धरती पर केवल कुछ 12,000 साल के लगभग से है। जो भूवैज्ञानिक की जो घड़ी है उसके ऊपर मुश्किल से कुछ सेकंड के समान है। यानी कि कारण है कि जो पृथ्वी है इसकी तो उम्र काफ़ी है, लेकिन जो इंसान है वो धरती के ऊपर ये मान के चलें कि वो केवल यहाँ 12,000 साल से ही है, तो कितना कम समय हो गया। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव बीन अराउंड फॉर ए पाल्ट्री 12,000 years, बेयरली ए फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक। जो मानव सभ्यता है वो धरती के ऊपर केवल 12,000 साल से है। अंडरलाइन कर लो, कितने साल से? 12,000 साल से। बेयरली ए फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, यानी भूगर्भीय घड़ी के अंदर इसका मापक माने तो ये केवल कुछ सेकंडों का है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट ए रकस बोलते हैं उथल पुथल, एचिंग ओवर डोमिनेंस ओवर नेचर विथ ओवर विलेज, टाउन, सिटीज़, मेगा सिटीज़। इस छोटे से समय में हमने हमारे गाँवों, कस्बों, शहरों, महानगरों के द्वारा काफ़ी उथल पुथल करते हुए प्रकृति पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ लेफ्ट अस बैटलिंग विथ अदर स्पीसीज फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। The rapid increase of human population has left us battling लड़ना, युद्ध करना, with other species प्रजातियाँ, for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuel has now created a blanket of carbon dioxide
अराउंड द वर्ल्ड। मानव की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या ने हमें दूसरी प्रजातियों के साथ सीमित संसाधनों के लिए लड़ने के लिए छोड़ दिया है और जीवाश्म ईंधन के कभी कम न होने वाले दहन ने अब विश्व को कार्बन डाइऑक्साइड की परत से ढक दिया है। अब आगे पढ़ेंगे। विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। विच इज स्लोली, जो बिल्कुल धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारा जो औसत ग्लोबल टेम्परेचर है इसको धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अब आगे वाले को अंडरलाइन करेंगे। ये कई बार पूछा गया है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा वाद विवाद का विषय क्या है। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ ओवर टाइम। हमारे समय का पर्यावरण के बारे में सबसे ज़्यादा वाद विवाद का विषय जलवायु परिवर्तन है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट एंटायरली। क्या जो पश्चिमी अंटार्कटिका की जो बर्फ़ की परत है वो पूरी तरह पिघल जाएगी। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिस्टर्ब्ड। क्या गल्फ स्ट्रीम की जो महासागरीय धारा है वो विचलित हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊं कि गल्फ स्ट्रीम की धारा क्या है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक गर्म समुद्री धारा है जो मेक्सिको की खाड़ी से निकल करके अमेरिका के पूर्वी तट से होते हुए यूरोप की ओर बहती है। अब इसका महत्व क्या है, ये गर्म पानी लेकर के आती है। इसके कारण पश्चिमी यूरोप का मौसम अपेक्षाकृत गर्म रहता है, वरना तो वहाँ अत्यधिक ठंड हो जाती। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशियन करंट बी डिसरप्टेड। क्या गल्फ स्ट्रीम की महासागरीय धारा विचलित हो जाएगी। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट। क्या दुनिया का अंत उसी प्रकार से हो जाएगा जैसा कि हम जानते हैं। मे बी नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आइदर वे अंटार्कटिका इज ए क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट। अंटार्कटिका इस वाद विवाद का एक निर्णायक विषय है। नॉट जस्ट बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज नेवर सस्टेन्ड ए ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिंस्टीन in this respect, but more importantly, because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layer of ice. लेयर का मतलब होता है परत। केवल इसलिए नहीं कि ये संसार का केवल एक ऐसा स्थान है जिस पर कभी मानव जनसंख्या रही नहीं है, इसलिए अपेक्षाकृत प्राचीन काल से एकदम स्वच्छ साफ है। यहाँ किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अपनी परतों में 5 लाख वर्ष पुराने कार्बन का लेखा जोखा अपनी बर्फ़ की परतों में समेटे हुए है। यानी यहाँ कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। बाकी धरती पर किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, वर्षा हुई है, तूफान हुए हैं, प्रदूषण हुआ है, तो उससे क्या है कि जो जलवायु है वो परिवर्तन हो गया। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यदि हम पृथ्वी के प्राचीन, वर्तमान काल, भूतकाल का अध्ययन और परीक्षण करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए अंटार्कटिका एकदम उपयुक्त जगह है। अब आगे अंडरलाइन फिर करना है आपको। मैं आपको थोड़ा बार बार परेशान कर रहा हूँ अंडरलाइन करने के लिए। स्टूडेंट ऑन आइस द प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विथ द शोकल्स्की। अब स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या है इसके बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम आई वाज वर्किंग विथ ऑन द शोकल्स्की एम्स का मतलब लक्ष्य, टू डू एग्जैक्टली दिस बाय टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोवाइडिंग देम विथ इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज अवसर which will help them foster a new understanding and respect for our planet. हिम पर विद्यार्थी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं शोकल्स्की पर थी। इसका वास्तव में उद्देश्य था
हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पृथ्वी के अंतिम छोर पर ले जाना और उन्हें प्रेरणादायक शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाना जो उनमें हमारे ग्रह को समझने के लिए नई समझ उत्पन्न करेंगे। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। अब ये 6 साल का कार्यक्रम है। हेडेड बाय कनाडियन जॉफ ग्रीन, अंडरलाइन कर लीजिए इसको कनाडाई नागरिक जॉफ ग्रीन के द्वारा चलाया जा रहा है। हु गोट टायर्ड ऑफ कार्टिंग ले जाना, सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे। ये जो कार्यक्रम है ये कनाडाई जॉफ ग्रीन के द्वारा चलाया जा रहा है, जो थक गए थे। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को अंटार्कटिका ले जाते हुए, रिटायर जो पैसे वाले लोग हैं और जो उत्सुकतावश वहाँ देखने के लिए जाते हैं, उनको ले जाके थक गए थे। कारण थे कि वो वहाँ केवल देखने के लिए जा रहे थे और उससे उनको जो कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा था। हु कुड ओनली गिव बैक इन ए लिमिटेड वे, जो कि केवल एक कुछ सीमित मात्रा में उससे कुछ फ़ायदा हो सकता था। विथ स्टूडेंट ऑन आइस, विद्यार्थी हिम के ऊपर यानी विद्यार्थी बर्फ पर। ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट वन एज व्हेन दे आर रेडी टू एब्जॉर्व आत्मसात करना, लर्न एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्ट। हिम पर विद्यार्थी के द्वारा वह अपने जो भविष्य के आने वाले जो नीति निर्धारक जो जवान पीढ़ी है को ऐसी आयु में एक जीवन बदल देने वाला अनुभव प्रदान करना चाहते हैं जिस समय वे इस महत्वपूर्ण कार्य को आत्मसात करने के लिए और सीखने के लिए तत्पर है। द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट। ये जो इसको अंडरलाइन कीजिए, द रीजन द प्रोग्राम हैज बीन सो सक्सेसफुल इज बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट टू बी अफेक्टेड बाई इट। ये जो दक्षिण ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव के निकट कहीं भी जाना और इससे प्रभावित हुए बिना रहना एकदम असंभव है। अब आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में अंडरलाइन आपने कर लिया होगा। इट इज़ ईजी टू बी ब्लेज अबाउट पोलर आइस कैप मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कम्फर्ट जोन ऑफ अवर रेस्पेक्टिव लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, अक्षांतर और देशांतर। बट वैन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग पीछे हटते हुए, एंड सी आइस शेल्स कोलास्पिंग, बर्फ़ के टुकड़ों को गिरते हुए, you begin to realize that the threat of a global warming is real। अपने अक्षांश व देशांतर रेखाओं पर आराम से बैठकर ध्रुवीय जो हिम शिखरों के पिघलने के बारे में चिंता करने की एक्टिंग करना आसान है, परंतु जब आप खुद अपने आप जो बर्फ़ के पहाड़ हैं उनको पीछे हटते हुए देखते हैं, बर्फ़ के पहाड़ों को नीचे चट्टानों को टूटते हुए देखते हैं, तो आपको लगने लगता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में बढ़ते तापमान का जो खतरा है जो हम सुनते हैं रात दिन, वो वास्तविक है। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। रिपरकशंस का मतलब होता है प्रतिक्रियाएं। अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम परिस्थिति एंड लेक ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। जो क्योंकि अंटार्कटिका जो है उसकी परिस्थिति की सरल है, जैव विविधता नहीं है, जानवर वगैरह वहाँ नहीं है, इसलिए वह इस अध्ययन के लिए आदर्श स्थान है कि वातावरण में थोड़े से परिवर्तन होने से कितनी अधिक प्रतिक्रियाएं होने लगती है। जैसे कि अंडरलाइन कर लीजिए इसको, आगे वाले को। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन,
जो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन है, जिसको कि समुद्री घास कहा जाता है, इसको ही ले लीजिए। अब जो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन है, ये समुद्री जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नोरिश पोषण करना, एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन। ये वो समुद्री घासें हैं जो पूरे दक्षिण महासागर की भोजन श्रृंखला को पोषण देती है और इन्हें कायम रखती है। इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। दोबारा इसको सुनिए एक बार। टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन, जो माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन है इनको ही ले लीजिए। दोज ग्रासेस ऑफ द सी, ये जो समुद्री घास है, दैट नोरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशियंस फूड चेन। ये जो समुद्री घासें हैं ये पूरे दक्षिण महासागर की जो भोजन श्रृंखला है उनको पोषण देती है एवं कायम रखती है। अब ऐसा कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जो फाइटोप्लैंक्टन है ये समुद्र में पाए जाने वाले बहुत छोटे पौधे होते हैं, ये जैसे सूक्ष्म जीव मान लो इनको। ये समुद्री भोजन श्रृंखला की शुरुआत है। छोटी मछलियाँ इन्हें खाती है, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को। ये पृथ्वी की लगभग 50% जो ऑक्सीजन है इनको बनाने में योगदान देते हैं। तो अब आप देख लो कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। अब आगे पढ़ेंगे। दीज सिंगल सेल्ड बोलते हैं कोशिका, प्लांट्स यूज द सन्स एनर्जी टू असिमिलेट पचाना, कार्बन एंड सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द वंडरस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जो एक कोशिका वाले जो पौधे हैं, ये एक कोशिकीय पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपभोग कार्बन को पचाने में करते हैं और प्रकाश संश्लेषण नाम की जो महत्वपूर्ण और चमत्कारी प्रक्रिया है के द्वारा जैविक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। साइंटिस्ट वार्न चेतावनी देना, दैट ए फर्दर डिप्लेशन बोलते हैं कमी, इन द ओजोन लेयर विल अफेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। जो वैज्ञानिक हैं वो इस बात की चेतावनी दे रहे हैं अगर ओजोन की परत में अगर इसी प्रकार से कमी होती रही तो वो फाइटोप्लैंक्टन की जो गतिविधियां हैं उनमें कमी आ जाएगी। अब उनमें कमी कैसे आ जाएगी? ओजोन परत में कमी आने से सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचेगी। ये किरणें समुद्र की सतह पर रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन को नुकसान पहुंचाएगी। इससे उनकी जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, उनकी संख्या घटेगी और पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। साथ ही ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, तो ये हमें नुकसान हो जाएगा इसका। विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स एंड द बर्ड ऑफ द रीजन्स। ये जब होगा तो इसका पूरा प्रभाव जो है जो समुद्री जीव है और जो इस क्षेत्र के जो पक्षी है उन पर इनका पूरा प्रभाव पड़ेगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल है इस पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन देयर इज ए ग्रेट इसको दोबारा पढ़ेंगे। विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मरीन एनिमल्स समुद्री जानवर, एंड द बर्ड्स ऑफ द रीजन एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन। देयर इज ए ग्रेट मेटाफोर बोलते हैं अलंकार, फॉर एग्जिस्टेंस। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। जो फाइटोप्लैंक्टन के दृष्टांत में एक अलंकार दिया हुआ है जिसका मतलब है टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस, और जो बड़ी चीज़ें हैं वो अपने आप ठीक हो जाएगी। वॉक ऑन द ओशियन यानी समुद्र के ऊपर चलना। जब जो जहाज़ गया था तो दो बर्फ़ की चट्टानों के बीच में फंस गया था, इसके बारे में बात करते हैं हम। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वाज फुल ऑफ सच एपिफेनीज प्रत्यक्ष दर्शन, बट द बेस्ट occurred just short of the Antarctic Circle at the 65.55 degree south. The Shokalsky had managed to wedge घुस जाना herself into a thick white stretch of ice between the peninsula
एंड टेडपोल आइसलैंड। इन आपको दो याद रखना है, इन द्वीपों का नाम है पेनिसुला और टेडपोल आइसलैंड। विच वाज प्रिवेंटिंग अस, प्रिवेंटिंग रोकना, फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, फर्दर आगे। यहाँ लेखिका तिशानी दोषी कहती है, मेरा अंटार्कटिका का अनुभव एक प्रकार के प्रत्यक्ष दर्शनों से भरा हुआ था, किंतु सबसे अच्छा प्रत्यक्ष दर्शन अंटार्कटिका घेरे का था, जो 65.55 डिग्री दक्षिण में था। जो जहाज़ था शोकल्स्की, वो दो प्रायद्वीप जो शोकल्स्की जो जहाज़ था प्रायद्वीप तथा टेडपोल जो हमें आगे जाने से रोक रहा था, के बीच में एक मोटी बर्फ़ की सतह में किस प्रकार से घुस गया। यानी जो दो द्वीप दो जगह मैंने आपको बताई, बिटवीन द पेनिसुला एंड टेडपोल आइसलैंड, दो द्वीप थे, इनके बीच में जाके जहाज़ फंस गया। अब आगे जाने की जगह नहीं बची। विच वाज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जो हमको आगे जाने से रोक रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। जो कैप्टन है उसने डिसाइड किया कि हम वापस मुड़ेंगे और उत्तर की तरफ चले जाएंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन ऐसा करने से पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक बोलते हैं नाव से ज़मीन, जहाज़ या नाव से नीचे उतरने के लिए फंटे लगा दिए जाते हैं ताकि आप उन पर चल के आराम से उतर सको, उनको बोलते हैं गैंग प्लैंक। वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशिन। हम सबको जो फंटे लगे हुए थे उनसे उतर करके समुद्र के ऊपर जो बर्फ़ थी वहाँ चलने के लिए बोल दिया गया। सो देयर वी वर, हमने ऐसा ही किया। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस। अब जहाज़ पर कितने लोग सवार थे, तो याद रखना है 52। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस किटेड आउट इन गोरटेक्स। इसलिए हम सब ने गोरटेक्स पहने। गोरटेक्स का मतलब होता है जलरोधी कपड़े, यानी गोरटेक्स नाम का एक विशेष वाटरप्रूफ फैब्रिक आता है जिसे रैकेट, जूते, ग्लव्स आदि बनाने में उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो हमने पहने। एंड ग्लेयर्स, चश्मे लगाए। वॉकिंग ऑन ए स्टार्क वाइटनेस दैट सीम्ड आउट फॉर एवर। इसलिए वहाँ हम सभी 52 सदस्य गोरटेक्स हमने पहन लिए और चकाचौंध से बचने के लिए चश्मे पहनकर उस सफ़ेद बर्फ़ पर चल रहे थे जो चारों ओर अनंत रूप से दिखाई दे रही थी, यानी चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। एंड अंडरनीथ दैट, अब आगे देखेंगे, अंडरनीथ नीचे, अंडरनीथ ओवर फीट वाज ए मीटर थिक आइस पैक। और हमारे पैरों के नीचे कम से कम 1 मीटर जो मोटी जो बर्फ़ है वो थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग साल्ट वाटर। और हमारे नीचे कम से कम 180 मीटर गहरा जो नमकीन पानी था जो वो सांस ले रहा था। इन द पेरीफरी बोलते हैं बॉर्डर, सीमा। इन द पेरीफरी, अंडरलाइन करो उसको, मोस्ट बनेगा आपका ये, आपको ये याद करना ही है। पहले तो नाम याद रखें, क्रिबेटर सील्स। इन द पेरीफरी क्रिबेटर सील्स का मतलब होता है केकड़े खाने वाली सील मछलियाँ। इन द पेरीफरी क्रिबेटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स आवारा कुत्ते विल डू अंडर द शेड ऑफ ए बनियान ट्री। वहाँ इन द पेरीफरी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि पेरीफरी का मतलब होता है बॉर्डर। इसकी सीमा में, इसके घेरे की परिधि में जो क्रेबिटर सीलें थी बर्फ़ की तैरती हुई चादरों पर लेटी हुई थी, इस प्रकार धूप सेक रही थी जैसे कि आवारा कुत्ते बरगद के पेड़ के नीचे लेटे रहते हैं। ये क्रेबिटर सील्स है, ये आपको नाम याद रखना है। इट वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रिविलेशन, एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट। यह किसी रहस्योद्घटन से कम नहीं था, सभी चीज़ें वास्तव में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फेयर्स लेटर आई वाज स्टिल वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लेनेट। 9 समय खंड, 6 चेक पोस्ट, 3 जलीय पिंड
और आगे कई जीवमंडल। मैं अपने ग्रह पर सुंदरता के इस नियंत्रण को देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी। हाउ वुड इट बी इफ़ अंटार्कटिका वर टू बी बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज टू बी। क्या होगा अगर अंटार्कटिका उसी प्रकार से गर्म जगह बन जाएगा जैसा कभी हुआ करता था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसे देखने के लिए जिंदा रहेंगे। और वुड वी हैव गोन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स और द वुली राइनोज हुज से, क्या हम ये देखने के लिए जिंदा रहेंगे या हम भी उसी रास्ते पर चले जाएंगे जिस पर डायनासोर, विशाल रोएदार हाथी और राइनोज यानी जो वुली राइनोज का मतलब होता है ऊनी गेंडे चले गए। हुज टू से, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 वीक्स विथ ए बंच ऑफ टीनेजर्स किशोर हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, ऑल आई कैन से इज दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन ईयर्स, बट वाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स। किंतु एक जो किशोर बच्चों का समूह है उनके साथ 2 सप्ताह बिताने के बाद जिनके मन में विश्व को बचाने का आदर्श है, मैं ये कह सकती हूँ कि 10 लाख वर्षों में बहुत कुछ घट सकता है, किंतु एक दिन भी बहुत ज़्यादा अंतर डाल सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको मैं पूरी तरह में समझा पाऊँ। अगर इसमें कुछ कमी हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं और मुझे आगे बताएं मुझे किस प्रकार से मैं इसके अंदर सुधार कर सकता हूँ। और आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है सर।